मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हाय, मैं हूं पंकज वर्मा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरी आई है रैंक 22 यूपीपीसीएस 2024 में। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अपने सक्सेस स्टोरीज पे, स्ट्रेटजी पे और मेंस की आंसर राइटिंग पे। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग में क्या क्या गलतियां जो मैंने की थी, जो कि आपको रिपीट नहीं करना है, जिससे जो बहुत लंबी जर्नी हो जाती है उसको आप कट शॉर्ट कर सकें। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और मेरी आशा है कि मेरी जो गलतियां हैं उनसे आप जरूर सीख लेंगे, और जो मैंने इंप्रूवमेंट्स की ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसको आप कैसे जो है सुधार कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने अपना पहला मेंस 2022 में लिखा था, सॉरी 2012 में लिखा था, 2012 में, और वो यूपीएससी का मेरा पहला मेंस था। और 2013 में मैंने अपना यूपीएससी का पहला इंटरव्यू दिया था। सिंस देन आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। और यूपीपीसीएस की जर्नी तो मेरा जो है थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। तो पहला जो मैंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया था वो 2015 में दिया था। तो लकली उस साल क्या हुआ था कि मेरा, या मिसफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, लकली तो नहीं कहना चाहिए, कि उस साल मेरा यूपीएससी निकला नहीं था प्री। तो मैंने मन लगा के जो है यूपीपीसीएस की तैयारी की थी 2015 में, और फॉर्चुनेटली मेरा जो है प्री क्लियर हुआ, मेंस भी लिखा, इंटरव्यू की कॉल आई, पर 1 नंबर से 2015 में मेरा यूपीपीसीएस रह गया था। तो लास्ट जो कट ऑफ था वो नायब तहसीलदार का था, तो उससे जो है 1 नंबर चुका था। फिर 2016 में मैंने फिर से जो है यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, 17 में फिर से मेंस लिखा। तो कुल मिला के यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जर्नी को अगर टोटल कंबाइन किया जाए तो मैंने 9 प्री जो है क्वालिफाई किया है, और 9 मेंस लगभग 9th मेंस में लिख रहा था 2025 में। अभी जो यूपीपीसीएस का मेंस चल रहा था 2025 में, वो मेरा 9th मेंस था। तो ओवरऑल मेरी जर्नी जो रही है वो काफी लंबी रही है, और आप ये कह सकते हो कि 9 मेंस और लगभग 9 प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स तो लगभग निकल रहा था। अब जहां पे अटक रहा था मैं, वो आपको ज्यादा वहां पे सीखने की जरूरत है। तो अटक रहा था मैं मेंस में जाके, मेंस में लिख रहा था। अब ये कह लो कि 9 मेंस और 4 इंटरव्यूज मेरे, तो 5 बार आप ये मान के सकते हो। अच्छा, 8 ही मेंस पूरे, क्योंकि ये 9th वाला मेंस जो था वो पूरा नहीं हो पाया था। मैंने सिर्फ 2 पेपर लिखे थे और फिर रिजल्ट आ गया था, इसलिए बीच में ही मैंने पेपर छोड़ दिया था। तो रफली अगर मैं बोलूं तो 8 मेंस मैंने लिखे हैं, उसमें 4 में इंटरव्यू की कॉल आई है, और उसके बाद 1 में सिलेक्शन हुआ है, और 5 आप कह सकते हो 3 इंटरव्यू जो है वो उसमें भी फेलियर्स मिले हैं। तो अब मेरी जो उससे सीख है मैं वो बताना चाहूंगा आपको, कि मेंस की आंसर राइटिंग में आप जो है अगर बॉर्डर पे नंबर अटक रहा है, सपोज करो कि 740 कट ऑफ है या 800 कट ऑफ है मेंस का, और आप 840 ला रहे हो, 850 ला रहे हो, बेयरली आप 40-50 नंबर कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो। फिर इंटरव्यू में क्या होता है, आप इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। अगर बढ़िया चला गया इंटरव्यू तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन केस अब जैसे कि मेरा जो 2016 का इंटरव्यू था, उसमें मुझे लगभग 275 में से नियरली 127 मार्क्स मिलते, जो कि बेकार नंबर कहे जा सकते हैं, क्योंकि एवरेज नंबर लगभग 150-160 के आसपास होते हैं, और अगर एक्सेलेंट नंबर की बात की जाए यूपीएससी में तो लगभग 200 के आसपास। तो आप ये गलती कभी मत करना कि आपके जो मेंस के नंबर हैं वो बॉर्डर के आसपास रह जाएं। फिर क्या होगा, आपकी जो नैया होगी वो एकदम मझधार में रहेगी, मझधार में फंसी रहेगी, और इंटरव्यू में पूरी तरह आप डिपेंडेंट हो जाओगे। तो हम जो है ये कोशिश करेंगे इस वीडियो में जानने की कि क्या क्या गलतियां आप मेंस में ना करो, और कैसे जो कट ऑफ नंबर होता है उससे काफी ज्यादा आप आगे निकल जाओ, जिससे इंटरव्यू में सिर्फ रैंक डिसाइड हो, आपका सिलेक्शन ना डिसाइड हो। एक क्वेश्चन ये भी बार बार उठता है कि
कि जैसे इससे आपको फेलियर्स आ रहे हैं। अब फेलियर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ था कि मेरा प्री निकल रहा था, मैं मेंस लिख रहा था, तो लगातार एक तरह से ये भी होता है कि घर वालों का सपोर्ट बना रहता है आप अगर लगातार मेंस लिख रहे हो तो। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्री भी नहीं निकल रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में घर से प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है फिर कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे प्री भी नहीं निकल रहे हैं। मेरे साथ लकीली वो चीज नहीं हो रहा था, मैं प्री निकाल रहा था, मेंस भी लिख रहा था। फाइनली कहीं ना कहीं मेंस में गलती आ रही थी, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में नंबर बहुत सही नहीं आ रहे थे। तो आप प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे कोप अप कर रहे हो उस सिचुएशन से, फैमिली का प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, सोसाइटी का प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, और आप अपने मोटिवेशन को कैसे सस्टेन कर पाते हो। तो ओवरऑल देखो, उसका जो मोटिवेशन का गेम है वो तो आपका इंटरनल आना चाहिए कि आप इस कंपटीशन में आए जो कि बहुत ही टफ है, तो आपको अपना इंटरनल मोटिवेशन बना के रखना है। दूसरा, आपका ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो आपकी फैमिली है, स्पेशली माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो आपके साथ कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनका इमोशनल सपोर्ट आपके साथ है, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। आप कहीं इधर उधर से उधार ले लोगे, रिश्तेदारों से उधार ले लोगे, लेकिन इमोशनली आपके सपोर्ट बना रहना चाहिए। तो हमेशा कोशिश ये करो अपने माता पिता से भी, और जो अगर माता पिता ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका प्री निकल रहा है, मेंस भी निकल रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करते रहिए। और साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि मेंस में पता लगाने की कोशिश करिए कि नंबर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर मेंस में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, अब स्टक हो आप उसी के आसपास 10-20 नंबर ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ोतरी हो रही, तो कोशिश करो आपकी कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो। जैसे कि मैंने जो है द IAS हब ज्वाइन किया था, दिल्ली में MK सर हैं, MK यादव सर, उनका प्रोग्राम जो है मैंने 2024 में ज्वाइन किया और मुझे काफी हेल्प मिली उससे। तो हम बात करेंगे ओवरऑल कि ये प्रोग्राम कैसे डील करता है, उसने मेरी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव किया, और आप कैसे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी पढ़ाई एक तरह से सेमी अर्बन बोल सकते हो कि क्योंकि सिटी जो है यहाँ से 10 किलोमीटर ही है मेरे गांव से, तो थोड़ी पढ़ाई मेरे गांव में हुई है, थोड़ी जो है सिटी में हुई है। और फाइनली कोचिंग तो आपको पता है कि लगभग सब या तो इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, तो मैंने कोचिंग जो है दिल्ली से की थी, वाजीराम से। तो अब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आप रूरल बैकग्राउंड में हो, जो आपको कमियां खलेंगी। सबसे पहला चीज होता है मेंटरशिप का या गाइडेंस का। तो आपके पास आसपास कोई है जो आपको बताए इस कंपटीशन के बारे में, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट बहुत ही टफ है, और अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो 1-2 साल तो आप इसमें खो जाओगे। अगर आप ये चाहोगे आप गलतियां करते रहो, फिर गलती से सीखो, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो भी लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, आप कोई ना कोई, अगर आसपास में कोई रिश्तेदार नातेदार कोई सेलेक्ट हुआ है, तो बिना झिझक के, बिना संकोच के आप जाइए, उनसे मदद मांगिए विनम्रता पूर्वक, हम ह्यूमिलिटी के साथ उनसे बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे गाइड कर दीजिए। तो देखो, जो भी यहाँ पे इतनी मेहनत करके निकला है वो चाहता है हेल्प करना, और आपको एक ही चीज दिखानी है कि आप दिखाओ कि आप डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो। तो आप मेरे पास भी आ सकते हो, जो लोग हैं, मेरा कॉन्टैक्ट इस वीडियो में मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का जो भी है, वहां से आप रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम से, अगर किसी को भी गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि गलतियां आप करोगे शुरुआती स्टेजेस में, स्पेशली वो चीजें पढ़ोगे जो नहीं पढ़नी चाहिए, तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, पैसे वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर लास्ट में जाके ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाओगे जहां पे आप किंग कर्तव्यों हो जाओगे, सोचोगे कि अब क्या किया जाए इस स्टेज में। तो आपका ना कोई और कैरियर बचेगा, ना यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, फिर आप 40 साल के हो जाओगे, तो बहुत ही विकटपूर्ण सिचुएशन हो जाती है वो। तो इसके बारे में मेरी यही सजेशन है कि आप कोई खोज लो। अब वो गाइड हो सकता है कहीं किसी कोचिंग का भी, आपका सीनियर हो सकता है कॉलेज का जिसने परीक्षा दी हो, और कोशिश करना ऐसा कोई मेंटर पकड़ना जिसने 3-4 मेंस लिखा हो, 1-2 इंटरव्यू लिखा हो, या अगर वो क्वालिफाइड हो गया तो सबसे बेटर है कि अगर किसी ने निकाल लिया हो परीक्षा, तो वो उस तरह का मेंटर आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो बात करते हैं हम लोग सीक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग के प्रोसेस पे, क्योंकि सबसे बड़ा जो वॉल होता है, सबसे बड़ी जो कठिन दीवार है जो आपको आपके सक्सेस के बीच में खड़ी रहती है, वो है मेंस आंसर राइटिंग। देखो, प्री क्या है, आंसर मारना है, रट्टा मारना है, फैक्ट्स रटने हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की बबल भरने हैं आपको, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्रीलिम्स इतना कठिन नहीं है, लेकिन मेंस क्या है, इसमें आपको एक स्किल चाहिए जो कि आंसर राइटिंग की स्किल है। उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम में एक आंसर आपको लिखना रहता है, कुछ 10, अब जैसे आप यूपीपीसीएस का दे रहे हैं
कि मैं यूपीपीसीएस के ही बताऊंगा इसमें। अब देखो, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए इक्वली रिलेवेंट है। यूपीपीसीएस में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 12 नंबर के आते हैं। यूपीएससी में 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टाइम दोनों में ही सेम मिलता है, लगभग 3 घंटे का, और स्पेस भी दोनों में सेम ही मिलती है। तो सिर्फ नंबर्स का अंतर है, वर्ड्स का अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। कंटेंट सिलेबस मोर ओवर सब में सिमिलर ही है, स्ट्रेटेजी भी सेम होती है। तो जो लोग यूपीएससी का भी अगर तैयारी कर रहे हैं, इक्वली इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कब किया जाए। ठीक है, कंटेंट में प्रॉब्लम होती है आपके, कि अगर आपको कंटेंट बहुत बढ़िया तैयार, तो बहुत बढ़िया आंसर लिख लेंगे। कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो कंटेंट के पीछे भगे रहते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ डालेंगे, ढेर सारी बड़ी बड़ी नोट बना डालेंगे, पर आंसर राइटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस होता है। कलम उठा के कॉपी उठाना, आंसर लिखना, एक सही ढंग से पॉइंट फॉर्मेट में डायग्राम्स डालना, कीवर्ड्स डालना, उसमें मैप्स को डालना, तो जो वैल्यू एनरिचमेंट होता है वो सीखना, और फिर इसको आंसर्स में तब्दील करना, फिर घड़ी लगा के एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में उस आंसर को लिख देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ी करेज, और साथ में डिसिप्लिन की जरूरत होती है इसके लिए। तो जब आप वो करने लगोगे, तब आपका आंसर अपने आप सुधरने लगेगा और आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंचना शुरू कर दोगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आंसर राइटिंग शुरू कब किया जाए और उसको कैसे किया जाए, सही तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसके लिए सही कोचिंग क्या है और मेंटर क्या है, कहाँ जाएं अगर आपको सीखना हो तो मैं सबसे पहले अपनी कमी बता देता हूं कि जरूरी है जानना आपको कि मैंने गलतियां क्या की। कि जैसे मैंने कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, तो अगर एक बार मैंने मान लीजिए 2013 का मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, नहीं आया, तो फिर मैं 14 वाले में मैं फिर और मेहनत किया कंटेंट बढ़ाने पे, बजाय कि मैं अपने आंसर राइटिंग के सुधारने पे मैंने कंटेंट और किताबें पढ़ी और नोट्स को अपने एनरिच किया, पर आंसर्स नहीं लिखे ज्यादा। तो अब ये कह सकते हो कि आंसर फाइनल मेंस में जाने के पहले बहुत ही लिमिटेड आंसर्स किए थे मैंने, 8, 10 या 20, इससे ज्यादा आंसर्स मैंने लिखे नहीं थे। टेस्ट सीरीज मैंने जरूर ज्वाइन की थी विजन आई उसकी, बस उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, क्योंकि वो आपको आंसर लिखना नहीं सिखाते। आप जो लिखे रहते हो उसमें कमी थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत कमी बता के थोड़ा बहुत फीडबैक दे देते हैं, पर आपको ये नहीं बताते कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कि आपको पॉइंट वाइज कहाँ पे लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, बॉडी में कहाँ पे ग्राफ आना चाहिए। ये सब चीजें जो है कोई भी टेस्ट सीरीज आपको नहीं सिखाएगी। दूसरी चीज, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक जो कोचिंग के साथ है वो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे कोई एक बार मेंस लिखा हुआ या 2 बार मेंस लिखा हुआ बंदा आपकी कॉपी चेक करता है। टीचर कभी भी आपकी कॉपी चेक नहीं करता है, कोई भी कितनी भी बड़ी कोचिंग हो वो, और कितनी भी छोटी कोचिंग हो। या तो फिर आप कोई पर्सनल मेंटर खोज लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई 3-4 बार मेंस लिखा है, आप वो आपकी पर्सनली कॉपी चेक करने लगे और उसको बढ़िया अंदाजा हो कि कॉपी कैसे चेक होती है, तब तो बढ़िया। अदरवाइज कि मान लीजिए कि 2 से 3 बार मेंस लिखा वाला बंदा ही आपकी कॉपी चेक कर रहा है, और वो किसी तरीके से अपने पैसे कमाने के लिए आपको थोड़ा बहुत फीडबैक दे देगा, और चाहे विजन हो, फोरम हो, कोई भी कोचिंग हो, मैं नाम ले रहा हूँ, लेना नहीं चाहिए, पर आप ये जान लो सब कॉमर्शियल कोचिंग है, सबका फॉर्मेट मोर ओवर सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बजाय आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, जहां आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग सिखाई जाए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, किसी आंसर को पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाए कि इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाए। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है सिंपल सा कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए इंडिया में सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं। अब देखो, इसका नेचर ही ऐसा है कि कौन कौन सा स्टेप उठाया गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको पॉइंट वाइज बताना है। तो आप 1, 2, 3, 4, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट आप दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, कंक्लूजन दे दो, साथ में आप डेटा दे दो कि इंडिया में पॉवर्टी का सिचुएशन क्या है, कितने लोग पॉवर्टी में हैं। सरकार ने फिर फाइनल में जाके आप जब एंड करो तो वहां पे वे फॉरवर्ड में दे दो कि कौन कौन की स्कीम चल रही है और क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। इस तरह से पूरा जो है एक एनरिच्ड आंसर आपको तैयार हो जाएगा। साथ में एकेडमिक कीवर्ड्स होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के अपने एकेडमिक कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप GS3 पढ़ रहे हो और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन है तो उसका अलग से कीवर्ड्स होते हैं हर चीज के। ठीक है, क्रेडिट क्रंच, जैसे आप कैपिटल डेफिसिट की बात कर रहे हो और इकोनॉमी में बात कर रहे हो कि कैपिटल अवेलेबिलिटी की कमी है, तो यू कैन यूज वहां पे कैपिटल ड्रॉट, क्रेडिट क्रंच। इस तरह के आप एकेडमिक कीवर्ड सब यूज करोगे तो नंबर आपके बढ़िया आने लगेंगे। तो कंटेंट पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है, और फिर जब आंसर राइटिंग आप करोगे
तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ पे है। आप अटक जाओगे आंसर लिखते समय, आपको कभी डेटा नहीं याद आएगा, कभी पॉइंट्स नहीं याद आएंगे। तो उतना आपको सीख लेना है, बहुत ज्यादा किताबों के पीछे नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी नोट्स नहीं बना लेनी है। आंसर राइटिंग जैसे ही आपका सिलेबस पूरा करे, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाओ मेंस के, और आंसर राइटिंग लिखना शुरू करो। और कोई बढ़िया सा इवेल्युएटर खोज लो, वो कोई भी कोचिंग हो सकती है, आपका कोई पर्सनल जानकार हो सकता है, कोई टॉपर हो सकता है जिससे आपके लिंक्स हो, वहां से अपनी आप कॉपी चेक करवाओ और फीडबैक लो कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। मेरा सजेशन जो होगा, क्योंकि मैंने MK यादव सर जो है द IAS ऑफ दिल्ली में है, वो करोल बाग में, आप सर से विजिट कर सकते हो। उनके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, उसमें साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के वीडियोस होंगे 8-10 फ्री में अवेलेबल है। तो आपको अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करनी है कोई, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा आप वो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के वीडियोस देख लीजिए, उसी पैटर्न पे अपने आप को ढालिए और आंसर्स लिखिए। यूपीएससी फॉर्मेट पे आंसर लिखिए जिसमें दोनों तरफ लाइंस खींची होती हैं एक स्केल के हिसाब से। तो आप एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आंसर राइटिंग कराइए, कॉपी चेक कराइए, फीडबैक लीजिए, आपकी ट्रेमेंडसली आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि मेरा जो पुराना अटेम्प्ट था और इस वाले अटेम्प्ट में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि पहले मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, या 1-2 बार इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आ रही थी, इस बार कॉल भी है और सिलेक्शन भी हो जाता, ऐसा क्या मैंने परिवर्तन कर दिया? व्हाट वर द चेंजेस व्हिच आई इनकॉर्पोरेटेड इन माय आंसर राइटिंग कॉपीज? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर था वो ये था कि पहले मैं जो है जनरल एक पैराग्राफ फॉर्मेट में कॉपीज को लिखता था। तो मैं आपको शेयर भी करूंगा वो कॉपीज, आप देख सकते हो कि मेरी जो पुरानी कॉपीज थी 2014 की, 15 की या ऑप्शनल की, उसमें जो मेरी राइटिंग थी वो क्या थी, पैराग्राफ फॉर्मेट में थी। बीच बीच में कभी कभी मैं रेयरली जो है पॉइंट वाइज फॉर्मेट यूज करता था, पर कहीं पे भी डायग्राम्स आपको नहीं मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स नहीं मिलेंगे, डेटा या स्टैट्स नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ही जनरल आंसर बन रहा था। इस बार के जो कॉपीज थी उसमें आप देखोगे, वो भी मैं शेयर करूंगा, तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगी वो कॉपीज की। इस बार जो मेरी कॉपीज थी उसमें पॉइंट वाइज थे, इंट्रोडक्शन बढ़िया था, उसमें फॉर्मूला थे, ग्राफ थे, मैप्स थे जहां पे जरूरत थी। तो वो सब इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपकी कॉपी बढ़िया लगती है। सेकंड चीज ये भी है कि जो प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कॉपी अगर आप देख रहे हो तो देखने में कैसी लग रही है, वो सुंदर लग रही कि नहीं, लेजिबल लग रही कि नहीं। और अलाइनमेंट, इंपॉर्टेंट चीज होती है अलाइनमेंट भी। आप जैसे MS वर्ड अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर में, तो एक अलाइनमेंट होता है कि जैसे 1 2 3 आपने नंबरिंग की है, तो जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो आप, वो 1 2 3 के नीचे ना आए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए आप उसके बाद, जिससे क्लियर कट दिखे कि 1 2 3 4 5 6 जो आपने नंबरिंग की है पॉइंट्स की, वो क्लियर कट दिखे कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। जिससे जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा आपने 8 मार्कर में 8 पॉइंट्स लिखे हैं, 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स लिखे हैं। तो उससे उसको हेल्प मिलती है नंबर देने में, और आपका नंबर भी अच्छा मिलेगा क्योंकि आपने उसके लिए काम आसान कर दिया। अब उसको खोजना नहीं आपकी कॉपी में जा जाके कितने पॉइंट लिखे हैं आपने, जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिखे कि नहीं। तो कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो एक क्वेश्चन में 2 डायमेंशंस हैं, तो 2 डायमेंशन की अलग अलग अपन हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद उसको पॉइंट वाइज एड्रेस करेंगे जिससे वो पॉइंट को गिन सके। और कोशिश करो हमेशा 1 2 3 में ही नंबरिंग करो, ABCD का यूज मत करो। तो या तो रोमन में यूज करना है या तो 1 2 3 4 का यूज करना है हमेशा नंबरिंग करने में। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली जो आपका इवेल्युएटर है कॉपी चेक करने वाला, उसको पता चल जाता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। अब इससे होता है कि 10 मार्कर, जैसे यूपीएससी में एक 10 मार्कर क्वेश्चन होता है और 15 मार्कर क्वेश्चन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली डिफरेंस कोई नहीं होता है। जैसे आप अगर एनालिसिस करोगे यूपीएससी में 8 मार्कर 12 मार्कर, तो जो 8 मार्कर क्वेश्चन होता है जनरली उसमें एक डायमेंशन पूछा जाता है, एक पार्ट का क्वेश्चन होगा। जो 12 मार्कर होगा उसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन होगा। इसी तरह यूपीएससी में जो 15 मार्कर क्वेश्चन होता है उसमें 2 या 3 हो सकते हैं। तो ओवरऑल फॉर्मेट आपको सेम रखता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रखने हैं। और कोशिश ये करो कि हर पेज में कोई ना कोई एक या तो केस स्टडी डाल दो बॉक्स में बंद करके ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड पे क्या करना है, आपको एक बॉक्स डाल देना, उसमें कोई डायग्राम डाल दो, कोई फ्लो चार्ट डाल दो, या अगर मैप आ सकता है उसमें, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है, मिनरल रिसोर्सेज, आयरन रिसोर्सेज पे सपोज करो GS3 में क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर आपको उसको 15 मार्कर में आंसर करना है। तो आप क्या करोगे कि एक पेज पे जो है आप जो है इंडिया का मैप बनाओगे, और उसके बाद वहां पे डिपिक्ट करोगे कि कहाँ कहाँ पे आयरन रिसोर्सेज पाई जाती हैं। दूसरे पेज पे ही अगर आपको कोल भी दिखाना है, डिपेंड करता है कि कितने रिसोर्सेज पूछे जा रहे हैं। तो मान लो अगर मिनरल ओवरऑल रिसोर्सेज पूछा जा रहा है जिसमें आपको मिनरल नॉन मिनरल दोनों बताते हैं, तो आप मिनरल का एक मैप बना दो, अगले पेज पे मिनरल का, नॉन मिनरल का दूसरा मैप बना दो।
तो इससे क्या होगा, हर पेज पे थोड़ा मैप भी आ जाएगा और अच्छा लगने का प्रेजेंटेशन उसका। इसी तरह से क्या करना है आपको, और जैसे मान लो यूपीएससी में आ रहा है 15 मार्कर ही, और उसमें एथिक्स का पेपर मान लो 15 मार्कर है, और उसमें मान लो कि किसी का कोट आ गया है। अब उस क्वेश्चन को डील करना, वैसे यूपीएससी में मुझे लगता है कि 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, तो एथिक्स में इशू आने वाला नहीं है वो। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया, या लेटेस्ट सबसे बढ़िया GS2 का एक एग्जांपल, GS2 में मान लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी में क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है या इंडिया चाइना का रिलेशन आता है, तो उसमें आपको 2 पार्ट में ही क्वेश्चन आएगा। पहला पार्ट हो सकता है कि चैलेंजेस पूछे, दूसरा पार्ट पूछे कि सोल्यूशन क्या है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अपने पूरे स्पेस को आप 3 पेज को इक्वली डिवाइड कर दो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़ने के बाद। आपको चैलेंजेस बताने हैं, सोल्यूशन बाद में उसको जो है इक्वल, अब मान लो कि 15 है, आपको 8-8 पॉइंट लिख देने, दोनों में 7-7 पॉइंट लिख देने हैं। ब्रॉडली आपको जो है 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स देने हैं, इक्वली उसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 और 8 पॉइंट में, आपका आंसर बन जाएगा, बढ़िया नंबर मिलेंगे। साथ में जितना हो सके पॉसिबल वहां पे फॉर्मूला, स्टैट्स, डायग्राम्स आप दिखा दीजिए, ऑन द राइट साइड बॉक्स करना है उसको। ये पैटर्न आपको ब्रॉडली फॉलो करना है। चलिए अब पेपर वाइज देखते हैं, जैसे GS1 है और फिर सीक्वेंसली प्रोसीड करेंगे। तो जैसे GS1 है तो क्वेश्चन है कि हाँ, व्हाट इज द वीकेस्ट एरिया एंड हाउ डिड यू हैंडल इट, ये का क्वेश्चन, एंड सो हाउ यू स्ट्रक्चर इट। तो देखिए अब जैसे GS1 है तो ज्योग्राफी मेरा एक बार ऑप्शनल रहा है 2012 में, तो ज्योग्राफी मुझे कभी इशू रहा नहीं है सच। सोसाइटी भी इतना टफ तो है नहीं। हिस्ट्री में कभी कभी 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री में 1-2 बार मैं फंसा हूं थोड़ा बहुत। तो देखिए उसका तरीका कोई नहीं है, अगर आपको इंप्रूव करना है सही से तो आप 1 पेजर नोट्स बना लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात किया जाए तो नागर एंड द्रविड़ पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके बाद जैसे बुद्धिज्म से एक बार ऐसा मान लो कि रिपीटेड होती हैं थीम्स, स्पेशली यूपीएससी में थीम्स रिपीट होती हैं। तो जैसे बुद्धिज्म की बात करने के मोटिव्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, या जैसे स्तूप हैं, स्तूप के ऊपर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आप डीपली स्टडी करिए, उनको टॉपिक वाइज बांट लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए 1 पेजर नोट्स में। आप उसको करना, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कमजोर हैं, उनको कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे एग्जाम के कुछ दिन पहले आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकें। आपको मेंस की नोट जो है बहुत शॉर्ट रखनी है, तो GS1, GS2, GS3, GS4 सबकी एक नोट्स ही बनानी है। तो कोशिश ये करो GS1 की एक ही 300 पन्ने में पूरा आप कवर कर डालो, जिससे मेंस के पास पहुंच के आप इजिली जो है तो आंसर कर दो उसको, सॉरी रिवाइज कर लो। तो जैसे अब बात किया जाए क्वेश्चंस की, जैसे मान लो गांधी और अम्बेडकर के ऊपर क्वेश्चन आया था कि दोनों के रास्ते अलग थे पर उनकी मंजिल एक थी, ठीक, कि देयर पाथ वाज डिफरेंट बट द गोल वाज सिमिलर। देखो गोल क्या था, दोनों का गोल स्वराज था। तो स्वराज इन द सेंस दैट फॉर अम्बेडकर वो सोशल रेवोल्यूशन चाह रहे थे, जहां पे जो है दलित लोगों का जो है अपलिफ्टमेंट होना था और उनको सोशल डेमोक्रेसी मिलनी थी। और अगर गांधी जी की बात की जाए तो उनका मतलब था स्वराज। स्वराज में मतलब क्या था कि भाई इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करे, ठीक है। स्वराज मतलब खुद का राज हो, और उसमें यही नहीं मतलब है कि आप डेमोक्रेटिकली या पॉलिटिकल पावर की बात नहीं थी, उसमें मतलब था कि आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी कर लो। तो अब इन सब चीजों को आपको डिस्कस करना है, पॉइंट वाइज डिस्कस करना, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना है कि क्वेश्चन जो है मेनली आपसे ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंसेस थे गांधी और अंबेडकर के बीच में, जो डिबेट चलता है दोनों के बीच में फिलॉसफी के ऊपर, या जो दलित का अपलिफ्टमेंट है उसकी मेथोडोलॉजी के ऊपर, कास्ट और वर्ण में डिफरेंस है कि नहीं है, उन सब चीजों के बीच में जो डिबेट है उसको कैसे आप टैकल करोगे विद इन 7 से 8 मिनट में। अगर वो 8 मार्कर या 10 मार्कर है, या 11 से 12 मिनट मिलेगा आपको, अगर 12 मार्कर या 15 मार्कर, तो उस तरह से आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप एक बैकग्राउंड दोगे, फिर जो डिबेट है उसके बारे में बताओगे, फिर दोनों का गोल पाथ अलग अलग कैसे पर गोल सेम कैसे, इसको एड्रेस करोगे। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए देखो सोर्सेज आपको पता है, लगभग सभी पता होंगे। कुछ मंथली मैगजीन्स आपको पढ़नी है, कुछ कोचिंग से हैं आप यूज कर सकते हो उनकी, कुछ कोचिंग से हैं आप जैसे विजन IAS की आती है, PT 365 यूज कर सकते हो, नेक्स्ट IAS की आ रही है, वाजीराम की भी बढ़िया आती है। तो किसी एक कोचिंग का आप उठा सकते हो, इनसाइट IAS का आती है ठीक ठाक। तो साथ में न्यूज़पेपर एक कोई इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कर लो, साथ में एक मंथली मैगजीन कर लो। इन दोनों को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपके निकल जाएंगे मेंस वाले, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। दूसरी चीज स्टैटिक और करंट अफेयर्स में बैलेंस कैसे करना है।
तो बहुत बड़ी चैलेंज की बात नहीं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, तो 1-2 घंटे आपको निकाल के रखना है न्यूज़पेपर के लिए, उसमें से कुछ चीजें अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। बहुत ही मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर से करंट एग्जांपल्स निकालो, जिसको आप मेंस आंसर राइटिंग में जब भी करो तो वहां पे आंसर्स में आप एज अ एग्जांपल वहां पे डाल दो, कि जो बाकी का मटेरियल आपको वो करंट अफेयर्स की मैगजीन से मिल जाएगा, जो इश्यूज हैं वहां से मिल जाएंगे। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आप अगर सिर्फ किसी मैगजीन को पढ़ रहे हो तो वहां से आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। कोई इंसिडेंट हुआ है, कहीं पे कोई घटना हो गई है, कहीं भगदड़ मच गई है, कोई कहीं पे एथिकल ऐसा इवेंट हुआ जिसको आप कोट कर सकते हो, कोई जजमेंट आया हुआ जिसको कोट कर सकते हो। तो आपका काम क्या है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आप वो निकाल के एक डायरी बना लो, वहां पे टॉपिक वाइज उसको कलेक्ट करके रख लो, आपको उसका यूज करना है अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज एन एग्जांपल कोट करने के लिए। बाकी देखिए जैसे GS3 है या GS2 है, तो किसी भी पेपर में आपको डेटा डालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पॉवर्टी की करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ GS3 क्वेश्चन, या मान लो इनइक्वालिटी के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है और आप कैसे चैलेंज उस चैलेंज को कैसे टैकल करोगे, तो अब यहाँ पे आपको डेटा देना पड़ेगा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का आप डेटा बताओगे कि पहले इतना था अब इतनी ज्यादा है, उसके जो इंडाइसेस हैं वो आप कोट करोगे, राइट। उसके बाद फिर आप क्रमशः आगे बढ़ोगे और फिर बताओगे कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाए हुए हैं और ये फर्दर इतने एक्शन है जो आप कर सकते हो। तो वहां पे आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे बॉक्स बना के दोनों तरफ ऐसे एरोज लगा के दिखा दो। एक तरफ आप दिखा सकते हो कि ये चैलेंजेस है, दूसरी तरफ दिखा दो कि ये जो है सोल्यूशंस हो सकते हैं। इस तरह जैसे गवर्नेंस का क्वेश्चन है, अगर गवर्नेंस क्वेश्चन है, मान लो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और GS4 में भी ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछा जाए कि क्या चैलेंजेस हैं ट्रांसपेरेंसी में, या फॉर एग्जांपल अगर RTI भी क्वेश्चन आ गया कि करंट गवर्नमेंट द्वारा या अभी पिछले 10 साल में, एक डिकेड में ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जो RTI को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या वीकन कर सकते हैं, तो फिर आपको वहां पे कोई जजमेंट्स हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकते हो, कोई अमेंडमेंट अगर आया है RTI में तो वो दिखा सकते हो। इस तरह से अपने आंसर्स को आपको डायनेमिक बनाना है, एग्जांपल्स देने हैं, कोट करने हैं, साथ में RTI एक्टिविस्ट के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको आप कोट कर सकते हो। तो एग्जांपल को हमेशा एग्जांपल्स को डायनेमिक रखना है, रिलेवेंट रखना है और करंट रखना है। जब ये चीज आप करोगे, साथ में डेटा NCRB का अगर यूज कर सकते हो, मान लो क्राइम्स ऑन वुमेन आ रहा है क्वेश्चन GS2 में या GS1 में आ रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको रेलेवेंट डेटा और स्टैट्स कोट करना पड़ेगा। ग्राफ के फॉर्म में कोट करोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो क्योंकि आप पॉइंट वाइज अगर उसको बीच में आंसर के बीच में डाल देते हो तो वो दिखता नहीं है। तो कन्वर्ट इट इनटू ग्राफ, उसके बाद राइट साइड बॉक्स में उसको डाल दो, उससे आपका आंसर बढ़िया दिखेगा और वो इवेल्युएटर के आंखों में सीधे सीधे दिखेगा, तो आंसर आपको अच्छा भी लगेगा और नंबर बढ़िया मिलेगा। GS4 की एथिक्स के लिए देखो क्या है ना कि UPPCS में तो क्वेश्चन अब जो है केस स्टडीज के आ नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है नहीं UPPCS के लिए केस स्टडीज पे काम करना। जो भी आते भी हैं बहुत ही बेसिक हैं, और UPSC के लिए तो केस स्टडीज आती हैं। अब चूंकि मेरा जो है काफी दिन हो गया मुझे UPSC लिखे हुए, लास्ट टाइम मैंने वो है 20 के आसपास लिखा था, तो मेरा टेस्ट लगभग केस स्टडीज का खत्म हो गया। बाकी फ्रेमवर्क आपको सबको पता है कि भाई कोई भी केस स्टडी आती है, उसके स्टेक होल्डर्स आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं, उनको लिख देना है। उसके बाद आप कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो वो लिख देना आपको, ठीक है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यूज कर रहे हो कांट का, या आप जो मैकियावेली के प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म यूज कर रहे हो, टियोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, टिलियोलॉजिकल, तो वो सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, किस प्रिंसिपल से आप कौन सा आर्गुमेंट दे रहे हो। अगर एथिकल डिलेमा का केस स्टडीज है तो उसको भी आप जस्टिफाई करोगे हर एंगल से। तो ये तरीके होते हैं लिखने के। बाकी अगर UPSC वाले हो तो थोड़ा सा मैं वो सही पर्सन नहीं हूं बताने के लिए, क्योंकि UPPCS में जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अपडेटेड होना इस बारे में। बाकी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग माइंडसेट और फेलियर्स के बारे में। तो जैसे कहा जाता है कि भाई जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपकी मन स्थिति क्या थी, कैसे फील कर रहे थे, कितना खुश हुए थे आप। तो मेरे साथ क्या है ना, जर्नी जो है बहुत लंबी रही है, और लगभग 2012 से मान के चलिए 2026 चल रहा है, तो 14 साल हो गए हैं लगभग। बीच में 2-3 साल जो है ब्रेक रहा था, क्योंकि पापा को मेरे कैंसर हो गया था, मदर को हार्ट अटैक आया तो उनका जो है सर्जरी हुई, फिर भाई की शादी वादी बीच में पड़ गई, तो 3 साल लगभग 17 से लेके 20 तक लगभग बीच में पढ़ाई ऐसा बंद नहीं थी, पर ये समझो कि बहुत सीरियसली मैं दे नहीं पा रहा था अटेम्प्ट। बाकी फिर 21 में लास्ट टाइम था, फिर 21 में मैंने जो है गाइडेंस IAS दिल्ली में है, वहां पे कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। फिर कुछ दिन वहां पे था, फिर चाणक्य IAS में पढ़ाया था मैंने पॉलिटिकल साइंस।
उसके बाद फिर फोरम IAS में मैंने कुछ दिन ज्वाइन किया, वहाँ पे बुकलेट लिखा, एकेडमिक कंसल्टेंट था वहाँ का मैं। तो इस वजह से जो है, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है और इतनी सारी चीजें उतार चढ़ाव देख लिया है, तो जिस दिन रिजल्ट आया था मेरा फाइनली, तो एक तरह से कहा जाए कि सुकून सा था मन में कि चलो एक ऐसा चक्र चल रहा था इसमें बार बार मेंस लिख रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, उस चक्र से मुक्ति मिल गई है। बाकी जो लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में एक टर्म है, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। मतलब कि आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए और बहुत ज्यादा गम भी ना हो। ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट ना आए, रिजल्ट आ रहा है उसमें आपका नाम नहीं, तो आप एकदम दुख में हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। एक चीज ये भी पूछी जाती है जनरली कि जैसे आपका जब रिजल्ट में नहीं आता था, तो अगर मैंने पहला इंटरव्यू 13 में दिया और मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर जैसे पापा का फोन आता है या आप बताते हो कि पापा रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ, फिर अगली बार अगला रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, फिर आप बताते हो, या प्री का रिजल्ट आता है, फिर आपको फोन करके बताना रहता है पापा रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ। तो वो सिचुएशन आप कैसे डील करते हो, या आपके पेरेंट्स कैसे डील करते हैं? अब देखिए, लकीली मेरे पेरेंट्स के साथ ये था, जैसे पापा का था तो पापा का मेरे ये रिप्लाई होता था कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा निकल रहा है बार बार, तो बाकी टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहो। और ये डर रहता है पेरेंट्स को कि कहीं बच्चा जो है कोई गलत स्टेप ना ले ले। आजकल तो आप देख रहे हो कि बोर्ड के एग्जाम में भी लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो जब इतने छोटे छोटे प्रेशर लोग नहीं झेल पा रहे हैं, तो यूपीएससी तो बहुत बड़ा प्रेशर है, या यूपीसीएस बहुत बड़ा प्रेशर है, जहाँ पे आप महीनों में या सालों में कई लाख रुपए आप पेरेंट्स का जो है खर्चा कर देते हो। तो वो सिचुएशन जो है कठिन होती है। आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को कंट्रोल करके रखो, मोटिवेटेड रखो, और ये ध्यान रखो कि आपकी सफलता आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। तो अपने पर संयम रखते हुए, माइंड को कंट्रोल करते हुए, फेलियर को एनालाइज करो, पेपर को एनालाइज करो, क्या गलतियां रह गई, मेंस की एनालाइज करो कि कहाँ पे कमियां रह गई, उसको जो है सुधार करो अगले बार में, और धीरे धीरे करके वो सुधार होगा। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गलतियां हो रही हैं, तो कोई मेंटर से मिलो, कोई सीनियर से मिलो, या कोई टॉपर से, कहीं ना कहीं से आप रास्ता खोजो। कि कई बार क्या होता है ना कि आप अपने आप से एनालिसिस करते हो तो नहीं हो पाता है, आप वो गलती कर रहे हो पर वो गलती आपको दिखेगी नहीं अपने आंखों से। तो जरूरी है कि किसी और को आप दिखाओ, उससे पूछो कि क्या गलतियां हो रही हैं। ये तरीका बेहतर होता है। आप कोई भी आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम, जो बढ़िया स्पेशलिस्ट टीचर है, उसके पास जाओ, उसको अपनी कॉपी दिखा लो कि सर ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, क्या दिक्कतें हैं। और प्रीलिम्स अगर नहीं हो रहा तो जिसका प्रीलिम्स बार बार निकल रहा है, आप उससे गाइडेंस लो कि भाई क्या करते हो ऐसा कि तुम्हारा क्यों निकल जा रहा है बार बार, मैं अटक जा रहा हूँ बार बार। तो जरूरी है कि आप किसी न किसी से कंसल्टेशन करो अगर आपके साथ दिक्कत आ रही तो। हाँ, अगर जिससे ऐसे कहा जाए ऐसा कोई पेपर है जिसको आपने बहुत बेकार तरह से मैनेज किया था, एक दो बार एथिक्स के साथ हुआ था मेरे साथ। बाकी तो मैंने मतलब एसए में मेरे 130 के नंबर के नीचे कभी आए नहीं, और हाईएस्ट नंबर मेरा एसए में 156 गया था, यूपीएससी में बता रहा हूँ। और इवन यूपीपीसीएस में भी 90 के आसपास ही रहता मेरा, 89, 90, 92 ऐसे नंबर रहते हैं। तो एसए में मेरा बढ़िया रहा है। एक दो बार टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज रहे, मेरे क्वालिटी आंसर्स में ठीक रहते थे, और एथिक्स में एक बार मेरी 2 केस स्टडीज छूट गई थी। तो वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई केस स्टडीज पहले अटेम्प्ट करना कोशिश करना, और एथिक्स का पेपर पहले से सॉल्व करके जाना। आप दूसरा, प्री के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीसैट का पेपर भी पहले से सॉल्व करके जाओ, कि गलतियां बहुत लोग करते हैं उसमें, और सीसैट की वजह से बहुत लोगों का प्री क्लियर नहीं होता है। तो आप एथिक्स का पेपर जरूर पहले फुल पेपर एक अटेम्प्ट करके जाना मेंस लिखने के पहले, क्योंकि वो पेपर लेंदी होता है, छूटने का बहुत रिस्क रहता है। सोशल मीडिया के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आजकल तो चैनल्स बहुत हैं। अब मेरा खुद का भी एक चैनल था यूट्यूब पे, मैं भी बनाता था वीडियोस जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। तो इस तरह से अब आपको लेकिन ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे चैनल हैं जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, स्पेशली जैसे आंसर राइटिंग। और पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो आपको देखना क्या चीज है। हिस्ट्री देखना है तो खोजो कि सबसे बढ़िया टीचर कौन सा है हिस्ट्री का, उसके वीडियोस देखो। तो रादर देन किसी एक यूट्यूब चैनल के पीछे भागने के, आप ये देखो कि आपके उस सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन टीचर कौन है, राइट। तो जैसे अब इकोनॉमी का देख लो कि मृणाल पटेल जो हैं सर हैं, उनका mrunal.org करके वेबसाइट है, यूट्यूब पे चैनल भी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। हिस्ट्री के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हिंदी में एक भास्कर सर हैं, उनकी बढ़िया हिंदी है, आप वो रेफर कर सकते हो चैनल। तो आपको धीरे धीरे करके वो जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन स्पेशलिस्ट लोग हैं जो चैनल्स में हैं, और उन्हीं का वीडियो आप देखो। और एक टेंडेंसी ये भी है कि लोग 10 मिनट देख के वीडियो भाग जाते हैं, फिर सोचेंगे डाउनलोड करके उसको बाद में देख लेंगे।
तो ये सब एटीट्यूड मत करो। आप जब भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश ये करो कि वो वीडियो पूरा पूरा खत्म करो और नोट्स बनाओ साथ में। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप यूट्यूब से भी बढ़िया कंटेंट निकाल पाओगे और आपका बेनिफिट होगा। चलिए तो फिर बात करते हैं हम लोग मेंटर्स के ऊपर। तो मेंटर्स, देखो मैंने बहुत ज्यादा जो है कोचिंग से गाइडेंस लिया नहीं है। तो फाउंडेशनल कोर्स किया था मैंने जो शुरू में वाजीराम में, और उसके बाद फिर जैसे टेस्ट सीरीज के लिए विजन IAS एक दो बार ज्वाइन किया था। बाकी एज सच 1-on-1 मेंटरशिप मैंने कभी यूज नहीं किया। तो इस बार 2024 में मैंने जो पहली बार जो है आंसर राइटिंग के लिए मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म चूज किया। उसमें भी ऐसे एज सच 1-on-1 मेंटरशिप नहीं थी। उसमें था कि ओवरऑल क्या था कि एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम था जिसमें पहले साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कराई जाती है, उसके बाद फिर आप आंसर्स लिखते हो, वो इवेल्युएटर के पास जाता है और उसमें पॉइंट वाइज, मतलब हर पॉइंट पे आपका फीडबैक रहता है, वॉइस फीडबैक मिलता है। तो ये बताते हैं उसमें कि आप ये आंसर लिखो, इस वाले लाइन में ये गलती है, यहाँ के इस वर्ड के बजाय आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला ग्राफ आना चाहिए और यहाँ पे मैप ड्रॉ कर सकते हो आप। तो जैसे वो द IAS हब के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने ज्वाइन किया था, उनके प्रोग्राम का नाम है द QEP प्रोग्राम बोलते हैं उसको, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो अगर किसी को मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, इंप्रूव करनी है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप MK यादव सर का द IAS हब का आप QEP प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एज सच मुझे और कभी पहले का एज सच कोई इंटरव्यू या मेंटरशिप मैंने ज्वाइन नहीं किया था, 2024 में ज्वाइन किया है। अगर आपको जरूरत पड़ती है फिलहाल तो मैं रिकमेंड करूंगा आप PT के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई बार गलतियां आपको पता नहीं लगती जैसा मैंने पहले बताया था। तो उस गलतियों को पता करने के लिए और क्या क्या किताबें पढ़नी है, क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, उसके लिए आप मेंटरशिप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, जैसे जो लोग UPSC और UPPCS दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशंस होने चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि जो प्रीलिम्स है उसमें तो डिफरेंस है। तो अगर आप गैप मिल रहा है सफिशिएंट आपको UPSC और UPPCS के प्रीलिम्स में, तब तो आप अटेम्प्ट कर लो, दोनों को कर सकते हो। जैसे मान लो इस बार जो है मई में लगभग UPSC हो जा रहा है, दिसंबर में जो है UPPCS होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आप PYQs की एनालिसिस करो और फिर आपको ये पता चलेगा कि UPPCS में जो है हिस्ट्री से, स्पेशली जो है मेडिवल और एंशिएंट से क्वेश्चन जो है डीप आते हैं, कठिन क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जबकि UPSC में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम सुपरफिशियल रहेंगे या आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट और मेडिवल के। सिमिलरली अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, तो UPSC का क्वेश्चन जो होता है वो एनालिटिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, जबकि UPPCS के क्वेश्चन मेनली फैक्चुअल्स होंगे। तो रिवर्स कहाँ से हैं, वाटरफॉल्स कहाँ से आ रही हैं, प्लेटूज, ये सब लोकेशंस, मिनरल्स के लोकेशंस, यही सब रहता है। तो आप दोनों अगर साथ साथ में कर रहे हो तो थोड़ा सा मैनेज करके आप चलो कि अगर गैप है सफिशिएंट, और क्योंकि करंट अफेयर्स UPPCS में बहुत ज्यादा आता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, और प्योरली फैक्चुअल होता है वो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है ट्रिकी हो सकता है। तो आप अगर UPSC पहले फोकस कर रहे हो तो करो, गैप मिलता है सफिशिएंट तो इसके लिए भी करो। हाँ, मेंस ओवरऑल दोनों में सिमिलर है। पेपर 5, पेपर 6 का आप अलग से तैयारी करते रहो, ऐसा नहीं कि आप तैयारी साथ में नहीं कर सकते हो, पर आप प्लानिंग बढ़िया से कर लेना, तब आप हो सकता है कि अगर कभी इसका प्री न निकले UPSC का, और आप इसका प्री निकाल के तब तक ये क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए रेडी रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, आप कोशिश करो कि दोनों को साथ लेके चल सको। अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज एक दो अटेम्प्ट पहले सीरियसली मार लो UPSC के। अगर वहां लगता है कि हाँ भाई कठिन है, अपने लिए नहीं बन रहा है, तो एक दो अटेम्प्ट सीरियसली UPPCS के दो। दोनों में मत करना, क्योंकि एक बार जब अगर आप UPPCS में घुस गए, पेपर 5, पेपर 6 आपको बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, तो आप फुल एनर्जी लगा के एक दो अटेम्प्ट दे लेना उसका। तो अगर कहा जाए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको अगर दोबारा UPSC देने का मिलने मौका, या आपको दोबारा फिर से तैयारी शुरू करने के मौका मिले, तो आप कौन सी चीज सबसे पहले सुधार करना चाहोगे? तो मैं तो कहूंगा कि भाई जो मेरे से गलती हुई है वो है आंसर राइटिंग में। तो आप अपनी आंसर राइटिंग को पहले से सुधार लेना, किसी बढ़िया मेंटर के पास चले जाना, किसी बढ़िया आंसर राइटिंग गाइडर के पास चले जाना, तो जो आपको ये बता सके कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बेसिकली जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग होती है उसे कैसे करना है, वर्ड लिमिट को कैसे फॉलो किया जाए, टाइम लिमिट को कैसे फॉलो किया जाए, ठीक है। तो वो सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। एकेडमिक कीवर्ड्स कहाँ से निकाले जाएं, ग्राफ्स कहाँ डालने हैं, मैप्स कहाँ डालने हैं, फॉर्मूला कैसे बनाया जाए,
तो ये सब चीजें सिखाने वाला कोई होना चाहिए। आप वो चीज कर लोगे तो आपका जो सक्सेस रेट है बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो जर्नी है इतनी लंबी वो आप छोटा कर सकते हो। की जाए तो मैंने पहले बता दिया गलतियां मेरे में क्या थी। तो मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखता था और अलाइनमेंट का ध्यान नहीं देता था। तो चीज बढ़िया से हेडिंग जो है, जो मेरी हेडिंग होती थी वो ऐसे रनिंग में रहती थी, उसमें बॉक्स नहीं बनाता था प्रॉपरली या कैपिटल में, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं होती थी कि मेरा आंसर पहला वाला पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा वाला पार्ट कहाँ सही हो रहा है, और दो पार्ट्स के बीच में मैं स्पेस नहीं दे डालता था, पॉइंट वाइज कम होता था, और बाकी एकेडमिक कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं होते थे। तो ये सब गलतियां थी जो आंसर्स में जो खास चीजें होती हैं उनको उभार नहीं रहती, और एक एक्स्ट्रा एज जो मिलती है आपको वैल्यू एडिशन से, वो नहीं हो पा रहा था। तो अब ऐसे मान के चलो कर 20-20 नंबर, अगर हर एक मार्क्स में आपका आधा आधा या एक नंबर कम होता जाए तो हर पेपर में आपके 15 से 20 नंबर कम होंगे। और अगर 8 पेपर है तो आप कम से कम, या मान लो 6 पेपर ही हैं, तो लगभग 120 नंबर आपके नुकसान हो जाएंगे, जो कि आपको गेम से बाहर कर देगा। तो इसलिए जरूरी है आप जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आप करो, एकेडमिक कीवर्ड्स निकालो, ग्राफ्स डालो, मैप्स का यूज करो, ठीक है, जहां जहां यूज हो सके वहां पे स्टैटिस्टिक्स डालो, इससे आपके नंबर जरूर उठेंगे। जैसे कि मेंटर्स के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने जो द IAS हब ज्वाइन किया था, तो वहां पे सबसे बेहतरीन जो मुझे ट्रेनिंग मिली आंसर लिखने की, राइटिंग की, आंसर राइटिंग की, तो वो द IAS हब के थ्रू मिली। MK यादव सर जो वहां पे थे, उन्होंने ट्रेन किया मुझे कि ग्राफ्स को कैसे बनाया जाए, डायग्राम्स को कैसे बनाया जाए, डेटा को कैसे कन्वर्ट किया जाए ग्राफ्स में, ये सब जो तरीके थे, फॉर्मूला कैसे डेवलप किया जाए। तो YouTube पे उनके फ्री वीडियोस पड़े हैं, आप वहां जा सकते हैं। और अगर और फ्री रिसोर्सेज में इकोनॉमी का देखना है तो आप भुन्नल सर के वीडियोस देख सकते हैं। ज्योग्राफी में जो है प्रतीक नायक हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में एक गुज्जर सर नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनका बढ़िया आता है ज्योग्राफी में। तो आप ये सब बहुत कुछ हैं टीचर्स जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट है उनका, आप जरूर उनको सब्सक्राइब करिए, उनको देखिए, आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या बिना मेंटर के, बिना कोचिंग के आप निकाल सकते हो ये पेपर, या अगर आपको तैयारी करना हो इन सब के बिना तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर बहुत कठिन हो जाता है ये चीजें। तो आपको खोजना पड़ेगा यूट्यूब पे। अब जैसे मैं जो बता रहा था कि MK यादव सर का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख के आप ट्राई कर सकते हो आंसर लिखना, तो उसको फॉलो करो। पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपका कॉपी चेक कौन करेगा और कमियां बताएगा कौन, उस स्टेज पे फिर आपको किसी ना किसी की इवेल्युएटर की जरूरत पड़ेगी। तो कठिन काम है, तो कोशिश करो आपकी, और बहुत प्रोग्राम महंगा नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, बाकी किया जा सकता है, बहुत कठिन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेंटर यूज करो, क्योंकि इस एग्जाम में जो है बहुत एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं है। एग्जाम बहुत कठिन है और आपकी जर्नी जो है लंबी हो जाएगी, सक्सेस मिले ना मिले। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये रिस्क मत लेना, क्योंकि जो compete कर रहे हैं आपके साथ वो लोग कहीं ना कहीं से कोई छुपा ले, कोई झूठ बोले कि वो बिना कोचिंग के कर ले रहा है। पर आप इस सब चीजों में मत फंसना, आप कोशिश करना आप कहीं से भी जो आपके बजट में हो, या कोई ऐसा जो टॉपर हो जिसके आप रीच आउट कर सकते हो, जो आपकी कॉपी थोड़ा बहुत देख के उसमें बता दे कि भाई ये चीजें चेंज कर लो, इससे आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। तो वो सब भी रूट्स हैं आपके पास, रीच आउट करो अपने कम्युनिटी में, अपने एरियाज में, अपने कॉलेज के सीनियर्स में, कहीं ना कहीं कोई मिलेगा जो आपको हेल्प आउट जरूर करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर मेरे से कोई भी आपको और राय चाहिए, कनेक्ट करना है, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो में अटैच करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।